प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम हाल फिलहाल के कुछ दिनों के जो सबसे टॉप सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली खबर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए देशों को चुना गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो वो 5 देश कौन से हैं? अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई। तो अल्बानिया जो है ये यूरोपियन कंट्री है, बाकी गैबोन और घाना जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज है। ब्राजील तो आप जानते ही हो साउथ अमेरिकन कंट्री, यूएई जो है एशियन कंट्री है। तो बिल्कुल बैलेंस बना के रखा जाता है, ग्लोबल बैलेंस। तो अब ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है ये सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि आखिर इन 5 लोगों को ये जो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो नॉन परमानेंट मेंबर क्या होते हैं? तो सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी वक्त 15 देशों को मेंबरशिप मिली होती है। 15 देशों को मेंबरशिप मिली होती है। इन 15 में से 5 कंट्रीज तो परमानेंट मेंबर होती हैं। ये वो 5 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, ये सब परमानेंट। तो इसमें एक यूएस छूट गया, तो ये सारे परमानेंट हैं। तो साथ के साथ 10 परमानेंट मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो जो परमानेंट है वो तो परमानेंट है, जो नॉन परमानेंट है उनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो इसी क्रम में इस साल इन 5 कंट्रियों को अपॉइंट किया गया है। तो आप ये याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। ये कब बनी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। तो ये है क्या? तो जो 6 मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक है ये। तो अगली खबर है कि 47वां G7 लीडर समिट 2021 हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवेल नाम के शहर में कंडक्ट किया गया। तो ये यूनाइटेड किंगडम ही इस बार G7 कंट्रीज का होस्ट था। तो आप ये याद रखोगे, शहर का नाम याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉर्नवेल, यूनाइटेड किंगडम, 47th G7 ग्लोबल 7 लीडर्स समिट, जो दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। आप देख सकते हो ना, कनाडा है, यहां आप देख रहे हो जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, इटली है और फ्रांस है। तो ये 7 कंट्रीज है। तो 7 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज, यही बोल के ये ग्रुप बने थे। तो G7 आज जब ये बने थे तो इसमें 5 ही कंट्रीज हुआ करती थी। G5 फिर बना G8, फिर चाइना निकल गया, तो फिर ये हो गया G7। तो ये G7 की सबमिट हो रही थी या इस साल हुई कॉर्नवेल यूनाइटेड किंगडम में। तो इस सबमिट में 4 कंट्रीज को और इनवाइट किया गया था। ये 4 कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। एक बात आप याद रखना बच्चों, एक तो ये G7 की 7 कंट्रीज प्लस ये 4 कंट्रीज, इन 11 कंट्रीज को साथ में मिला के डेमोक्रेसी 11 बुलाया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया इसे डेमोक्रेसी 11 बुलाती है। तो डेमोक्रेसी 11 में कौन कौन सी कंट्रीज है? ये 7 कंट्री प्लस ये 4 जो इनवाइटेड थी। तो इंडिया भी इनवाइटेड थी। तो इंडिया की तरफ से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया। आगे नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली एक मिलिट्री कोऑपरेशन है ना देशों का। तो नेटो ने हाल ही में चाइना को एक ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर कर दिया है। तो क्वेश्चन आएगा कि नेटो ने किस देश को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर कर दिया? तो ऐसा क्यों किया?
नेटो ने, क्योंकि चाइना जो है अपनी डोमिनेंट पॉलिसीज वगैरह जैसे ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड हो गया या इंटरनेशनल मिलिट्री प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो चाइना इन इंटरनेशनल रूल्स का बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करती है। इसीलिए नेटो ने चाइना को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज डिक्लेयर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किस कंट्री को किया? तो चाइना को किया। तो नेटो के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो नेटो का फुल फॉर्म तो पता होना ही होना चाहिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का दूसरा नाम नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी है। नेटो कब बना था? तो 1949 में बना था। तो नेटो क्या है? एक मिलिट्री कोऑपरेटिव ग्रुप है। तो नेटो के सदस्य ये कहते हैं कि अगर किसी एक कंट्री पे हमला होगा तो बाकी जो मेंबर्स हैं उसके बचाव में, उसके डिफेंस में आ जाएंगी। तो एक मिलिट्री कोऑपरेशन का ग्रुप है ये। तो नेटो में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या इंडिया इसका हिस्सा है? तो देखो, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ एटलांटिक, उन देशों की जो अटलांटिक ओशियन के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। तो नेटो के सदस्य वही कंट्रीज है, ज्यादातर यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इसके सदस्य हैं। इंडिया इसका सदस्य नहीं है। आपको एक और बात बता दूं कि रशिया भी इसका सदस्य नहीं है। अगली खबर नेटो से ही जुड़ी हुई है। तो नेटो ने हाल फिलहाल में ही अपना समिट ऑर्गेनाइज किया था ब्रुसेल्स में। तो नेटो का हेडक्वार्टर कहां है? तो नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। तो इसी समिट में चाइना को डिक्लेयर किया गया। तो आप ये याद रखोगे, अभी हाल फिलहाल में नेटो की समिट कहां हुई है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई। तो ये आप देख रहे हो, ये जो बाइडेन अमेरिका के हाल फिलहाल ही प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो ये इनके देश के बाहर पहली विजिट थी, क्योंकि इनके कह लो कि राष्ट्रपति बनने के बाद तो पूरी दुनिया में कोरोना का खतरा छा गया था ना। तो जो बाइडेन की ये पहली इंटरनेशनल विजिट थी, वो नेटो के प्लेटफॉर्म पे ही। तो अगली बड़ी खबर है, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में बहुत ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फंडा क्या है? तो देखो, जब भी कोई देश होता है तो वो पहले खुद के बारे में सोचता है, उसके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल या बिजनेसमैन होते हैं उनके बारे में सोचता है। तो कोई भी देश दूसरे देश का सामान अपने देश में बेचने के लिए कुछ नियम लगाता है, कुछ टैक्सेस वगैरह लगाता है, ताकि दूसरे देश के सामान से पहले उसके खुद के जो बिजनेसमैन है, उसके खुद की जो इंडस्ट्रीज है वो प्रमोट हो। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस आप दूसरे देश के प्रोडक्ट्स पे लगाते हो। देखो, मकसद क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में बना सामान ज्यादा बिके और दूसरे देश में बना हुआ सामान हमारे देश में कम बिके। इसके लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? दूसरे देश के सामानों पे टैक्स लगा देती हैं, या कुछ कुछ सामानों की एंट्री ही बैन कर देती हैं कि हमारे देश में आप इस सामान को बेच ही नहीं सकते। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इसका उल्टा किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि आप अपने देश का सामान हमारे देश में बेचो और हमारे देश का सामान अपने देश में बेचने दो। ना हम बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ना आप बहुत ज्यादा टैक्स लगाना, ना हम आपके किसी सामान को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ना आप हमारे किसी सामान को रिस्ट्रिक्ट करना। तो यही कॉन्सेप्ट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो आप याद रखोगे, ये बहुत बड़ी घटना है दुनिया की नजरों में कि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए सहमति जता दी है, साइन कर लिया है। तो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखोगे कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त? तो बोरिस जॉनसन है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया की नजरों में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद, ब्रेक्सिट का मतलब तो आप जानते हो, यूनाइटेड किंगडम ने जो यूरोपियन यूनियन से बाहर कर लिया खुद को, तो उसके बाद ये पहली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो यूनाइटेड किंगडम जो है किसी कंट्री के साथ साइन कर रहा है। अगली खबर, आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज 2021 कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है।
आपको याद रखना है कि 2021 की जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। तो इस तरह के जितने समिट्स होते हैं साल भर, देखो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस साल इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। तो इस साल जितने भी समिट्स होंगे सबका होस्ट इंडिया ही होगा। तो ब्रिक्स नेटवर्क्स यूनिवर्सिटी 2021 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसको भी इंडिया को ही होस्ट करना था, ठीक है ना। तो ये होस्ट बना कौन, तो आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने इसको होस्ट किया। अगली खबर है इजराइल से। तो इजराइल में हाल ही में इलेक्शंस हुए थे प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए। तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेफ्टली बेनेट। तो ये नेफ्टली बेनेट पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर थे, अभी रिसेंटली उनका टर्म पूरा हो गया, इलेक्शंस हुए। तो ये नेतन्याहू के गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इजराइल के। तो इजराइल में इस बार एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है। कोएलिशन गवर्नमेंट यानी एक से ज्यादा पार्टी। तो नेफ्टली बेनेट की पार्टी का नाम है यमीना पार्टी, और जो दूसरी पार्टी इस कोएलिशन में शामिल है वो है यश एटिड पार्टी। तो हो सकता है कि आपसे नेफ्टली बेनेट की पार्टी का भी नाम पूछा जाए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो यमीना पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो यमीना पार्टी और यश एटिड पार्टी दोनों ने मिल के सरकार बनाई है। तो 2 साल के लिए नेफ्टली बेनेट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। उसके 2 साल के बाद यस एटिड पार्टी के जो लीडर हैं याइर लैपिड, इनको मौका मिलेगा प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो अगली खबर ईरान से है। ईरान में हाल ही में प्रेसिडेंट के चुनाव हुए। तो ईरान के नए प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम राइजी। तो इब्राहिम राइजी किसकी जगह लेंगे, हसन रूहानी की जगह लेंगे। तो ईरान के ऊपर जो है काफी सैंक्शंस लगा रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ईरान जो है अपने चुनावों में किसी भी इंटरनेशनल मॉनिटर को भी अलाउ नहीं करता, किसी दूसरे देश को अपने चुनावों को मॉनिटर भी नहीं करने देता। तो आप याद रखोगे कौन बने ईरान के अगले प्रेसिडेंट, तो इब्राहिम राइजी। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके काफी सीरियस हो चुके हो ऑलरेडी, तभी तो आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हो, वरना तो आप कोई मूवी वगैरह देख रहे होते। तो जब आप अपने करियर को लेके सीरियस हो ही गए हो तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनली अपने एग्जाम्स के पीछे लग जाना चाहिए। तो अगर आप किसी भी प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसएससी बैंकिंग हो, या फिर रेलवे के एग्जाम्स हो, या फिर स्टेट लेवल के सर्विस कमीशंस के एग्जाम्स हो, तो विद्या गुरु एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें जो भी कोर्सेज आप पढ़ रहे हो वो या तो एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाए या फिर उन लोगों ने बनाए जिन लोगों ने ये एग्जाम्स अपने जमाने में क्वालिफाई किए और आज भी इन्वॉल्व है ट्रेनिंग में। यानी कोर्स वही बनाता है जिसकी उस एग्जाम पे पूरी पकड़ हो। इसलिए आप देखोगे, अगर आप पेपर वगैरह पढ़ोगे, आप अगर रिव्यू वेबसाइट पे जाओगे, आप अगर हमारे पिछले साल के रिजल्ट चेक करोगे, ठीक है ना, तो वन ऑफ दी बेस्ट रिजल्ट्स आपको विद्या गुरु के स्टूडेंट्स का देखने को मिलेगा। तो हमारे कई स्टूडेंट जैसे सी टेट, आईबीपीएस, पीओ, बैंकिंग, आरआरबी में कई सारे सिलेक्शंस हम हर साल रेगुलरली हमारे स्टूडेंट्स जो है इन एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो विद्या गुरु जो है बिल्कुल आप कह लो कि आपकी प्रिपरेशन की पूरी जिम्मेदारी विद्या गुरु उठा लेता है। तो अगर आप कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, तो फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विद्या गुरु में आपको हर तरह का मटेरियल मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी है, पेन ड्राइव कोर्सेज भी है। तो अभी तो आप जानते हो कि कोविड के टाइम में आपका घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है।
तो जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, तो अगर आप बाहर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हो तो विद्या गुरु के पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो, फिर हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये सारे कोर्सेज बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाए हुए होते हैं, वही टीचर्स बनाते हैं जिन्होंने खुद अपने जमाने में इन एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ है, या फिर आज भी वो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं सारे के सारे। तो जब आप ये वीडियो देख लोगे तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करना। ये हमारी वेबसाइट का URL है vidyaguru.in। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको विद्या गुरु के पास वो कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। कोर्स में टेस्ट सीरीज भी होती है, वीडियोस लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, डाउट क्लियरिंग भी होता है। तो आपको विद्या गुरु में एक बार आपने कोई कोर्स परचेस कर लिया तो फिर आपको आपकी सारी चिंताएं हमारी, ठीक है, आपको सक्सेस दिलाने की जिम्मेदारी हमारी। आप बस मेहनत करने के लिए तैयार रहो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार कम से कम इस हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करोगे। अभी कई तरह के डिस्काउंट्स भी हम दे रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोविड का सीजन चल रहा है, तो ठीक है ना, कई तरह के डिस्काउंट्स अभी आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। तो इसका फायदा उठाओ, जल्द से जल्द वेबसाइट विजिट करो, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोर्स को सब्सक्राइब करो। तो अगली खबर है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वीनस, प्लैनेट वीनस के लिए एक नए मिशन को अनाउंस किया है। तो उस मिशन का नाम रखा है एनविजन। तो अभी वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे हर स्पेस एजेंसी अपने मिशंस भेजने की तैयारी में है। तो इससे वीनस प्लैनेट से जुड़ी कोई भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप ये समझ लो कि वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। अलग अलग स्पेस एजेंसीज वीनस में अपने मिशंस पहुंचाने की तैयारी में लगी हुई है। तो कुछ दिनों पहले हमने ये न्यूज आपको बताई थी कि नासा ने भी 2 मिशंस अनाउंस किए, डाविंसी, वेरिटास। तो ये मिशंस जो है 2028 और 2030 के बीच में नासा लॉन्च करेगी। तो आप मिशन का नाम याद रखो और किस प्लेनेट से रिलेटेड मिशन है ये भी याद रखो। तो डाविंसी और वेरिटास ये नासा के मिशंस हैं, ठीक है ना, और ये वीनस के लिए ही मिशंस बनाए गए हैं। जबकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो मिशन का नाम रखा है वो है एनविजन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में आप एक बात याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है और इसकी स्थापना 1975 में ही हुई थी। तो मिशन का नाम जरूर याद रखोगे, स्पेस एजेंसी का नाम याद रखोगे और प्लैनेट का नाम याद रखोगे। अगली खबर यूरोपियन स्पेस एजेंसी से ही जुड़ी हुई है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट, यानी पूरी तरीके से लकड़ी से बनी हुई सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है? वुडसैट, वुडन सैटेलाइट। तो ये जो वुडन सैटेलाइट है ये न्यूजीलैंड से लॉन्च की जाएगी। इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अगली खबर है कि इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल फोर्सेस ने साथ मिलके एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है गल्फ ऑफ एडन में, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन शामिल है? इंडिया की नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, जिसको शॉर्ट में EUN4 भी कहते हैं। नेवी, 4 मतलब फोर्स, EU मतलब यूरोपियन यूनियन। तो इसमें कौन शामिल है? इंडिया शामिल है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स शामिल है, साथ ही साथ इटली, स्पेन और फ्रांस की नेवी भी शामिल है। ये नेवी का मिलिट्री एक्सरसाइज था। कहां हुआ ये? गल्फ ऑफ एडन में, एडन की खाड़ी में। अगली खबर है कि हाल ही में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? श्री S जयशंकर। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो 3 दिन की विजिट पे कीनिया गए हुए थे। तो कीनिया की राजधानी नायरोबी में
हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी लाइब्रेरी जो रिनोवेट की गई, देखो ये पुरानी एक वहां पे लाइब्रेरी थी, उसको फिर से रिनोवेट किया गया, तो उसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हाल ही में महात्मा गांधी लाइब्रेरी जो रिनोवेट होके इनॉग्रेट हुई वो किस जगह पे हुई? तो कीनिया के नायरोबी में हुई। इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर ने किया। अगली खबर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मौजूदा सीईओ सत्य नडेला को अपना अगला चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया है। तो सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन का मतलब होता है पूरे ग्रुप का, समझ लो कि एक तरह से इंचार्ज। तो ये अभी तक सीईओ थे सत्य नडेला, ये एक इंडियन ओरिजिन के ही है ना, ठीक है ना। तो सत्य नडेला अभी तक तो सीईओ की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ठीक है। ये 2014 से ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हुए थे। अब इनको स्टीव बाल्मर की जगह अगला माइक्रोसॉफ्ट का अगला चेयरमैन बनाया जा रहा है। अगली खबर है कि नोबेल लॉरिएट यानी नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने अपनी लाइफ की जो मेमोरीज होती है उस पे एक बुक लिखी है। बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखना ही रखना, क्योंकि अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े नाम है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। क्यों इनका पूरी दुनिया में नाम है? क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक बहुत रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। इनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये इंडियन ही है, इनका जन्म पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में हुआ था। तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ की कहानी एक बुक में लिख दी। उसका नाम क्या है? होम इन दी वर्ल्ड। तो बुक का भी नाम याद रखोगे और लिखने वाले का भी नाम याद रखोगे, अमर्त्य सेन। अगली खबर है कि क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो सुरेश रैना आप जानते ही हैं कि बहुत फेमस इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं। तो उन्होंने अपनी जीवन की कहानी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कोई इंसान खुद अपने जीवन की कहानी लिखता है। ऑटो खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई दूसरा लिखे तो बायोग्राफी कहलाती है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब है सुरेश रैना ने खुद ये बुक लिखी है। बुक का नाम रखा है बिलीव। तो इन्होंने ये बुक एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ मिलकर लिखी है। सुरेश रैना ने तो लिखी ही है, साथ में कुछ इनपुट्स भरत सुंदरेशन नाम के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने भी दी है। तो ये जो वर्ड है बिलीव, बुक का नाम है बिलीव। आप सोचोगे कि बुक का नाम बिलीव क्यों रखा? एक्चुअली सुरेश रैना ने बताया है कि सचिन तेंदुलकर ने इनसे एक बार कहा था कि आपको खुद में बिलीव होना चाहिए। तो इन्होंने अपने हाथ पे ये वर्ड टैटू करा लिया है। सुरेश रैना के हाथ पे बिलीव का टैटू बना हुआ है, इसलिए इन्होंने अपनी बुक का नाम भी बिलीव ही रख लिया। अगली खबर है कि हमारी जो सरकार है उसकी कैबिनेट जो गवर्नमेंट है उसने डीप ओशियन मिशन को अप्रूव कर दिया है। तो ये मिशन कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये मिशन है क्या? तो आप ये याद रखोगे, डीप ओशियन मिशन किस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से जुड़ा हुआ है। तो ये समुद्र की छानबीन करने के लिए एक मिशन है। तो समुद्र में जो डीप सी टेक्नोलॉजीज होती है, समुद्र की छानबीन आप करोगे, उसके लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए। तो ये 5 साल का मिशन है। तो हमारी जो सरकार है इन्हीं टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उस प्रयास करेगी। तो इसका टोटल बजट रखा गया है 4077 करोड़। तो अब ये याद रखोगे, मिशन का नाम डीप ओशियन मिशन, मिनिस्ट्री का नाम याद रखोगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अगली खबर है, आप जानते ही हो कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। तो 2021 में भी 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। तो ये 7वां वर्जन था, 7th वर्जन था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है ना 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए जो हमारे देश की आयुष मिनिस्ट्री है उसने एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का नाम रखा नमस्ते योगा। तो आप ये याद रखोगे ऐप का नाम नमस्ते योगा।
क्यों लॉन्च किया गया? ताकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को कमेमोरेट करने के लिए, उसके कह लो कि ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने किया लॉन्च। अगली खबर है कि यूनियन मिनिस्टर जो है कोल माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कौन है इस वक्त? तो प्रहलाद जोशी। तो इन्होंने एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल का नाम रखा गया है सत्यभामा। तो ये कोल और माइनिंग के मिनिस्टर है ना, तो इस पोर्टल के जरिए कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री के जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, उनकी अपडेट, उनकी जानकारी आपको एक ही पोर्टल पे मिल जाएगी। तो पोर्टल का नाम याद रखोगे सत्यभामा, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है वो भी याद रखोगे, कोल माइनिंग मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। अगली खबर है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है पूरी दुनिया में, तो इस साल भी मनाया गया। तो इस साल ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस 2021 का जो इनॉग्रल सेशन था उसका उद्घाटन हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने किया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का ज्वाइंट एफर्ट था। ये जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार और कल्चरल रिलेशन का ज्वाइंट एफर्ट था। ठीक है ना, आप बस ये याद रखो कि इनॉग्रेट किसने किया, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है किसने किया, प्रेसिडेंट ने किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया या किसी और मिनिस्टर ने किया। तो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो अगली खबर फेसबुक से जुड़ी है। तो फेसबुक ने हाल ही में एक नया कैंपेन लॉन्च किया है। उस कैंपेन का नाम रखा है रिपोर्ट इट, डोंट शेयर इट। तो ये है क्या? तो ये चाइल्ड एब्यूज या चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा एक इनिशिएटिव है। लोग क्या करते हैं, आपत्तिजनक मटेरियल चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं और दूसरे लोग उसको शेयर करने लग जाते हैं। तो फेसबुक ने यही अपील की है जनता से कि शेयर मत करो इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो चाइल्ड एब्यूज से रिलेटेड है, बल्कि उनको रिपोर्ट कर दिया करो। अगली खबर है, असम गवर्नमेंट ने, जैसे भारत की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स देती है ना हर साल, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो असम गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेट लेवल पे भी वो ऐसे ही असम रत्न और असम पद्म अवार्ड उन्होंने अनाउंस किया है। तो आप ये याद रखोगे। अगली खबर, उड़ीसा में एक बहुत फेमस जो वहां का फेस्टिवल है राज पर्व, वो अभी हाल फिलहाल में मनाया गया। तो इस तरह के फेस्टिवल्स में आपको फेस्टिवल का नाम प्लस वो किस स्टेट से जुड़ा है ये आपको याद रखना है। तो राज पर्व ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है, वहां का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो ये फेस्टिवल बेसिकली क्या है, जो वुमेनहुड को सेलिब्रेट करता है। वुमेनहुड, जैसे मॉनसून आता है, जैसे सावन की ऋतु, जैसे मॉनसून के आने पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली ये सिंबॉलिक है वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए। अगली खबर राजस्थान गवर्नमेंट से जुड़ी है। तो राजस्थान की सरकार ने फैसला लिया है वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को सेटअप करने जा रही है। वैदिक एजुकेशन जो हमारे प्राचीन वेद हैं, ठीक है ना, 3000-4000 साल पुराने वेद हैं, हमारे संस्कृति का हिस्सा है। तो इन वेदों को फिर से रिवाइव करना, इनको पॉपुलर बनाना, तो बच्चों को ये वेद पढ़ाया जाएगा। उससे जो ट्रेडिशनल हमारे जो हेरिटेज थे, कल्चरल एस्पेक्ट्स थे, इनको पढ़ाया जाएगा बच्चों को। तो आप याद रखोगे कि किस स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है ये, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। तो अगली खबर है तेलंगाना से जुड़ी। तो तेलंगाना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन चल रहा है। जो तेलंगाना की सरकार है उसने एक मिशन लॉन्च कर रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है क्या? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन आईटी और टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस को बढ़ावा देने का ही एक मिशन है। तो इसी के अंतर्गत रेव अप,
रेव अप नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ये प्रोग्राम क्या है? स्टार्टअप को सहयोग करने के लिए। स्टार्टअप यानी वो बिजनेस जो अभी नए नए खुले हैं। तो जो स्टार्टअप है उनको कई तरह की बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है। तो उन बिजनेस प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट और नेस्कॉम यानी गवर्नमेंट खुद सामने आ रही है कि स्टार्टअप्स की हम मदद करेंगे। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम स्टार्टअप्स को उनका बिजनेस और इजी करने में मदद करेंगे। तो आप बस मिशन का नाम याद रखो और किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो याद रखो। तो तेलंगाना की सरकार ने किया है रेव अप मिशन को लॉन्च। अगली खबर है मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना की जागरूकता फैलाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को लॉन्च किया है। तो ये युवा शक्ति यानी यूथ को जोड़ो, युवाओं को जोड़ो, युवाओं में कोरोना को लेकर अवेयरनेस फैलाने का कैंपेन है ये। तो कॉलेज और स्कूल्स के जितने स्टूडेंट्स हैं उन तक सरकार इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कैंपेन चलाएगी कि कोविड के समय क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। तो आप मिशन का नाम याद रखो, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। किस गवर्नमेंट ने किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया। अगली खबर है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी किस शहर में जीवन जीना सबसे आसान है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर दिया गया है बेंगलुरु को, यानी बेंगलुरु देश में रहने के लिए सबसे अच्छी सिटी बन गई है। तो ये आप याद रखोगे कि रहने के लिए सबसे बेहतर सिटी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग बेंगलुरु को डिक्लेयर किया गया है। अगली खबर खेल की दुनिया से है। रेसलर विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है पोलैंड ओपन में। तो 53 कैटेगरी के वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है विनेश फोगाट। तो खिलाड़ी का नाम तो याद रखोगे ही, स्पोर्ट्स का नाम भी याद रखोगे, रेसलर है ये, ठीक है। कहां जीता है गोल्ड मेडल? तो पोलैंड ओपन में। तो अब वीडियो का एंड में एक बहुत दुख भरी खबर से करना चाहता हूं। आपको तो पता ही होगा कि मिल्खा सिंह और उनकी वाइफ दोनों की ही हाल ही में डेथ हो गई है कोविड, क्योंकि दोनों ही कोविड से कह लो कि प्रभावित थे। तो कुछ ही दिनों के गैप में पहले निर्मल मिल्खा सिंह, जो मिल्खा सिंह जी की वाइफ थी, उनकी डेथ हुई। 4 दिन के बाद मिल्खा सिंह जी भी नहीं रहे। तो मिल्खा सिंह आप जानते ही हो कि क्यों पूरी दुनिया में फेमस थे। उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, उड़ने वाला सिख। वो इतने फास्ट रनर थे कि उनको उड़ने वाला सिख, फ्लाइंग सिख का नाम दे दिया गया था। और उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा कौर भी एक स्पोर्ट्स वुमेन थी। इन्होंने इंडियन विमेन वॉलीबॉल टीम का कप्तान भी ये रह चुकी थी। तो दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन थे, दोनों ही काफी फेमस थे। तो मिल्खा सिंह पूरी दुनिया में तब चर्चा में आ गए जब 1958 में टोक्यो में एशियाड में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में कुल मिला के 4 गोल्ड मेडल जीत लिए थे। और इनका एक बहुत फेमस किस्सा है 1960 रोम ओलंपिक्स का। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आते आते जरा सा मतलब समझ लो कि थोड़ी सी चूक की वजह से ये उस साल गोल्ड मेडल जीतते जीतते रह गए थे। फाइनली इनको चौथे पोजीशन से संतोष करना पड़ा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो हाल फिलहाल के दिनों की। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे आपको एक बेल आइकॉन दिखेगा, उस बेल आइकॉन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार हम जब भी कोई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखो, आप बस विद्या गुरु के साथ जुड़ जाओ, आपकी आधी मेहनत तो हम कर देंगे। हम आपके लिए सारा मटेरियल इकट्ठा करके लाएंगे, आप बस मेहनत करने के लिए तैयार रहो। तो आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक बटन आप प्रेस कर दो, ताकि फीडबैक हमें मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हम वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम
किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाए तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी, प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाओ। और बच्चों मैं फिर से आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे कई सारे कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड की शायद थर्ड वेव हमारी देश में आए, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो घर से बाहर निकलना तो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ जाओ, आपकी सारी टेंशन आसान हो जाएगी। आप घर बैठे बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ प्रिपेयर कर रहे होगे, डाउट क्लियरिंग हो। हमारे कोई भी स्टूडेंट अगर है, उसे कोई भी डाउट है, तो वो 24 घंटे अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकता है। तो आपको कोर्स के साथ साथ पूरा ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो प्लीज वक्त मत गवाओ। अगर आप सीरियस हो, अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे ये एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने की मत सोचो, एग्जाम क्रैक करने की सोचो, एग्जाम टॉप करने की सोचो। तो जल्द से जल्द आप विद्या गुरु की वेबसाइट विजिट करो, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस कोर्स को चुनो, पूरी डिटेल आपको यहां पे मिल जाती है, और कई तरह के डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो इन डिस्काउंट्स का जम के फायदा उठाओ।